आपने सर एक एड फिल्म भी सर के साथ की, अमिताभ सर के साथ जी। और उसके बाद एक फिल्म भी आपने उनके साथ की। तो वो आपको कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी लगते हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है। तो मुझे क्या लगता है कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है और उनका जो ऑरा है वो बहुत कमाल का होता है। पर्सनली आप उस पे कुछ कमेंट करने जाएं तो वो मुझे तो ठीक नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने जितना उनको नज़दीक से देखा है मुझे वो बहुत अच्छे लगे। जिस तरह से वो मिले, जिस तरह से उन्होंने बात की, मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। तो यही बस मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। तो पंचायत में जो आपका कैरेक्टर था, इम्प्रोवाइजिंग था या वो कैरेक्टर बाकायदा डिफाइन किया गया था? तो मैंने इसके लिए भी ऑडिशन दिया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ इस बात को, जी। क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये बात नहीं पता। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 तीनों सीज़न में मुझे अप्रोच किया गया था किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए। आपके पास जब उनके साथ काम के लिए ऑडिशन आपने दिया था, कॉल आया कि आपका उनके साथ सीन है, हाँ, तब आपको फीलिंग अंदर की बताइएगा? बोले नहीं सर एक ही सीन है। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया? तो कहने लगे सर वो सीन लेकिन अमित जी के साथ है। मैं कहा है क्योंकि ऑडिशन में आप कुछ ना कुछ अलग तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो ऑडिशन भी जा रहे हैं और उसके बाद आपका जो कैरेक्टर निकल के आता है। ऑडिशन बना रहे हैं तो जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, जो उसका फील है, वो हम वैसा ही दे पाएँ कि जैसा वो एक्चुअल सीन में होना चाहिए। उसका कैमरा भी वैसे ही हम शूट कर पाएँ कि अगर कोई चलते हुए सीन है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी चलते हुए ही ऑडिशन बनाऊँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, बट हम ट्राई करते हैं। आपने फर्जी की, आपने धारावाही बैंक की, ठीक है, आपने भोला की। मुझे तो वो सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको जी कर आए हो, कहीं ना कहीं उनका कुछ एसेंस आपने लिया है। जैसे फर्जी में अगर आप देखो तो बिल्कुल नेगेटिव शेड है, जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरह से कैरेक्टर का एटीट्यूड है, वो बिल्कुल नेगेटिव शेड है। तो वो मैंने कभी प्ले नहीं किया था, तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो उसमें बहुत मज़ा आया। कुछ चेहरे पर्दे पर होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे, मगर जो सच्चे चेहरे होते हैं वो हर जगह जीते हैं। किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, किरदार को सही ढंग से अगर प्रस्तुत किया जाए तो वो आपको 2 मिनट या 5 मिनट के लिए भी आपको उस किरदार के लिए जिंदा कर देता है। तो ऐसे ही एक एक्टर हैं लोकेश मित्तल जी, जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। तो आज की बैठक हमारी उन्हीं के साथ है, तो बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं बैठक विद अभिषेक में लोकेश सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। सर कहानी समझ में नहीं आती है कहाँ से शुरू की जाए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र तो मेरा खैर बहुत पुराना है, तकरीबन 98-99 की बात है जब मैंने शुरू किया था थिएटर एंड ऑल। तो वो सफ़र चलता रहा। दूरदर्शन के लिए मैंने काम किया, टेलीफिल्म्स की, रेडियो के लिए काम किया, डबिंग की, वो सब काम मैं सीखने के प्रोसेस में था और ये सब साथ साथ चल रहा था। तब उस टाइम पे मैंने अपना पहला सीरियल किया स्कूल डेज दूरदर्शन के लिए, और वो जब तक चला तब तक चला। फिर जब मन किया कि बॉम्बे जाने का टाइम आ रहा है तो बॉम्बे नहीं जा पाया। अच्छा सर, एक्टिंग की अगर बात की जाए तो एक्टिंग का आप अगर गुरु मानते हैं तो किसको मानते हैं आप अपना? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वैसे तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने एज ए मेंटर देखा है। जैसे जो मेरा पहला प्ले था तो वो एक सर हैं सुरेंद्र सागर सर, तो उनके साथ मेरा पहला प्ले था। तो मैं ये कहूँगा कि पहले गुरु तो वही थे। लेकिन उनके अलावा फिर बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं अलग अलग काम कर रहा था तो बहुत लोगों से मिलना हुआ। तो बहुत सारे नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं उस बात को ऐसे समझता हूँ कि मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँ, मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन थोड़ी अच्छी है, तो मैं कुछ देख के सीखने में मेरे को ज़्यादा आसान होता है। जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसी एक्टर को बहुत पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ते हो तो बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रैक्टिकली देखने से ज़्यादा समझता हूँ कि किस तरह से एक्ट करना चाहिए, कैरेक्टर में क्या आना चाहिए, क्या छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं जो उसमें लाने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जो हम नहीं करते, जो उसे एक्टर करते हैं। जब आप सीनियर एक्टर्स को देखते हैं उस तरीके से काम करते हुए तो आपको समझ में आने लगता है कि कुछ चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, वो होनी चाहिए। तो शायद इस तरीके से। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। ये कहा जाता है कि जो
आते हैं, नए आते हैं, उनको 50 साल, 40 साल, 20-20 साल, 10-10 साल बहुत लोगों को लगता है, फिर अपना एक वो बनाते हैं, जी प्रभुत्व बनाते हैं कि उनको छोटा रोल मिल गया, बड़ा रोल। लेकिन आपका जो कमबैक हुआ है 2016 के बाद, जो आपने कमबैक किया है, तो वो एक ऐसा लगा कि आपने पहला ही रोल किया और पहले रोल में लोग आपको एक नोटिस करने लगे। तो उसकी कहानी क्या है कि इतनी जल्दी आपको छोटे छोटे रोल में भी नोटिस होने लगे? वो देखिए, मैं 10 साल बिजनेस में था, जैसे मैं बता चुका हूँ, और 10 साल बिजनेस करने के बाद होता है क्या है कि आप बिजनेस जब कर लेते हो तो कोई जॉब नहीं कर पाते। बड़ा मुश्किल होता है कि आपको कोई जॉब मिले, और आप चाहते भी नहीं हो कि आप जॉब करो। तो ये काम एक ऐसा था कि जो मैं बिना पैसे के कर सकता था जी। आप समझ रहे हो कि आपको अपने टैलेंट के बेस पे ही काम करना है, उसी पे आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने वो ट्राई करने की कोशिश की थी, और मैं वहीं से शुरू हुआ था। और फिर मेरे मन में एक बात और भी थी कि कहीं ना कहीं जब आप एज एन एक्टर आप कई साल दे चुके होते, तो वो आपके इनर में आ चुका होता है, और आपको पता होता है कि ये, वो कहते हैं ना कि अगर आपको एक्टिंग का कीड़ा लग गया तो वो जा नहीं सकता, तो वैसा ही था। तो इन द मीन टाइम जब मैं बिजनेस भी कर रहा था तो मैं रामलीला भी करता था, और उसके बाद पहले भी कर रहा था, उसके बाद भी की मैंने। तो तकरीबन 20 साल मैंने रामलीला भी की। तो ऐसा नहीं है, तो वो जुड़ा तो मैं रहा, लेकिन वो पार्ट अलग हो गया। तो फिर 2016 में या 15 के लास्ट में जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस लॉस होने के बाद, तो हुआ ये कि ऑब्वियसली कि अब इंडस्ट्री में आप जब जाते हो तो या तो आपको बहुत हाथ पकड़ के खींचने वाले लोग हों जी। तो काम मिल सकता है, या आपका टैलेंट इतना स्ट्रांग हो कि लोग आपको लेना चाहें। तो वही कहानी मेरे साथ हुई। तो सबसे पहले तो मैंने ऐड के लिए ऑडिशन दिया था, फिर वो फर्स्ट ऐड हुई, फिर सेकंड हुई, थर्ड हुई। तो हुआ ये कि जब मैं पहले ही महीने अपनी फर्स्ट ऐड कर रहा था, तो कि मैंने बैक टू बैक 3 ऐड की थी, और उसके सिमिलटेनियसली मैं ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। और उसमें मुझे एक फिल्म मिली, कड़वी हवा, जो संजय मिश्रा जी हैं उसमें। तो उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था मेरा, लेकिन आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग था, ज़्यादा नहीं है बट इंटरेस्टिंग। तो होता क्या कि मुझे मैं रोल्स करता रहा, और छोटे छोटे रोल्स मिलते रहे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग पार्ट थे। और वही मेरी यूएसपी थी कि अगर मुझे मौका मिला है तो मुझे छोटे पार्ट में भी अपने आप को प्रूव करना है कि वो मेरी मैं अगर कोई कास्टिंग वाला मुझे देख रहा है, तो या कोई एक्टर्स देख रहे हैं, या कोई भी देख रहा है, कोई डायरेक्टर देख रहा है, तो मुझे थोड़ा नोटिस कर ले कि यार इसके पास कुछ अलग है, इसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने वो ट्राई करने की कोशिश की थी, और उसी की वजह से। अच्छा सर, मान लीजिए जैसे 2016 का कमबैक की हम बात कर रहे हैं आपसे, जैसे पहली एड फिल्म की बात करते हैं जी सर, नर्वसनेस रहती है पहली में? मैं कह रहा हूँ, आप पहली करो, आप 100वीं करो, नर्वसनेस रहनी चाहिए, और रहती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई लाइंस मिलती हैं, और जब मुझे परफॉर्म करना होता है, तो जब आप सेट पे जा रहे होते तो उससे पहले आपके पेट में एक गुड़गुड़ हो रही होती है कि अरे यार, मैं कहीं लाइंस मैं सही से बोलूँगा ना, कहीं कुछ और इधर उधर की चीज़ें ना हो जाएं, कुछ ख़राब ना हो। तो वो होता है, और वो मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी इस बात को भी दर्शाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी चीज़ों को लेके। आप कॉन्फिडेंट हो बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो मुझे लगता है वो नर्वसनेस होना ना गुड पार्ट ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे एड फिल्म की आपने बात की, एड फिल्म तो आप 2-3 कर चुके थे जब फिल्म मिली आपको। अच्छा सर, एक एड फिल्म करना और एक पूरी फिल्म में का पार्ट होना, उसमें कितना अंतर होता है और कितनी मेहनत होती है? देखिए, अगर आप मेहनत की बात करेंगे तो चाहे आप ऐड करते हो, चाहे आप फिल्म करते हो, चाहे आप सीरीज़ करते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ आप इंस्टाग्राम के लिए नॉर्मल वीडियो बना रहे हो, मेहनत वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है। तो मेहनत तो सब जगह है, वो तो कोई मैटर ही नहीं करती बात। अब बात रह गई कि उसकी स्पेस को आप कैसे समझते हो। एड्स में आप 1 दिन या 2 दिन का शूट करते हो, फिल्म्स में आपके दिन ज़्यादा होते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और प्रॉबली अगर आप बहुत अच्छे रोल में कर रहे हो तो पूरे महीने भी शूट कर सकते हो। तो टाइम जाता है, मेहनत जाती है, और रोल भी डिफाइन होता है। और इसका जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप जब ऐड कर रहे होते हो तो आपके पास समय 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 1 मिनट का होता है, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि you're an actor, भैया आप सही काम कर रहे हो। और
फिल्म में क्या होता है, आपके पास स्पेस होता है कि आज आपने एक सीन किया, फिर कल एक सीन किया, फिर कल और परसों एक सीन किया, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में टाइम लगता है क्योंकि आप अलग अलग डेज पे शूट कर रहे हो। तो उस कैरेक्टर को कैरी ऑन करना है उसी तरीके से, उसका जो ग्राफ है, उस कैरेक्टर का जो ग्राफ है वो उतने दिन चलेगा, उतने दिन मूव करेगा कि साथ साथ मान लीजिए आज आपने और फिल्मों का शेड्यूल ऐसे नहीं होता है फिल्मों का शेड्यूल अलग अलग टाइम से होता है। तो आज आपने शूट किया, फिर 4 दिन बाद शूट किया, फिर 6 दिन बाद शूट किया, तो लेकिन आपका जो कैरेक्टर है, आपको वो उसका जो एसेंस है, जो उसका ग्राफ है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको पकड़ने ही पड़ेंगे। अगर आप 1 तारीख को शूट कर रहे हो, फिर आप 6 को कर रहे हो, फिर आप 15 को कर रहे हो, तो एक्टर को इतना समझदार होना भी ज़रूरी है साथ साथ कि आप उसको लेके चल पाएँ। अच्छा सर, जैसे आप एक्टर की बात कर रहे हैं, आप अपने लिए अगर एक पर्सनल आपकी बात की जाए तो आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? देखिए मेरे अगर हाँ मतलब जो आइडियल है वो तो गोविंदा जी हैं, जहाँ से मतलब मुझे ये लगा था कि अच्छा सर, आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि आपकी जो एक्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं झलक नज़र आती है नहीं, गोविंदा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, मेरे को किसी ने कभी कहा भी नहीं है। जी जी ये हो सकता है आपने कभी मुझे देख लिया हो कॉमेडी के सर, उसमें, मैंने तो 2-3 रोल में आपको ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे उस एक्सेंट में जाते हैं आप जब, तो हल्का सा वो झलक नज़र आती है कि हल्का सा टच आप दे रहे हैं या आइडियल मानते हैं शायद उसमें। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको ये कहा कि मैं ऑब्जर्वर अच्छा हूँ, लेकिन मैं कॉपी किसी को नहीं करता जी क्योंकि कॉपी करने से आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी, फिर आप नहीं रहोगे, तो वो वाला सीन तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं कॉपी नहीं करता हूँ, इंस्टेंट चीज़ें करता हूँ, वो आप कह सकते हो, क्योंकि कई बार सेट पे क्या होता है कि सीन जिस तरीके से डिस्क्राइब होता है तो हम सीन तो कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार होता है कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, उसमें वो एसेंस, वो स्पार्क नहीं होता, तो वो इंस्टेंट आता है। और जब वो इंस्टेंट आता है ना, तो वो आप कहीं ना कहीं से मैच कर रहे होंगे कि शायद अरे वो भी ऐसे ही करते थे, अरे एकदम से ले आते थे, तो आप भी कुछ ऐसा एकदम से ले आए तो आपको महसूस होगा कि अरे, तो इसलिए आप उसको शायद वहाँ कुछ ऐसा सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि कुछ कॉपी वाला सीन है। अच्छा सर, मैं आपके बारे में जब थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मैंने 2-3 चीज़ें और नोटिस की और मैंने देखा भी है। आपने सर एक एड फिल्म भी सर के साथ की, अमिताभ सर के साथ जी, और उसके बाद एक फिल्म भी आपने उनके साथ की। तो वो आपको कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी लगते हैं? क्योंकि उनकी जो छवि है एक महानायक के रूप में है। करेक्ट। तो वो आपको पर्सनल कैसे व्यक्ति लगते हैं? देखिए मेरी उनसे जो मुलाकात हुई है 2 बार हुई है और वो सेट पे ही हुई है, तो मैं पर्सनली तो नहीं मिला हूँ उनसे, और जो भी मिला हूँ प्रोफेशनली मुलाकात रही है। तो मुझे क्या लगता है कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है और उनका जो ऑरा है वो बहुत कमाल का होता है। तो उससे पर्सनली आप उस पे कुछ कमेंट करने जाएं तो वो मुझे तो ठीक नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने जितना उनको नज़दीक से देखा है, मुझे वो बहुत अच्छे लगे, जिस तरह से वो मिले, जिस तरह से उन्होंने बात की। मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। तो यही बस मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है मेरे लिए तो पर्सनली। जी जी। अच्छा सर, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा। आपने फर्जी की, आपने धारावाही बैंक की, ठीक है, आपने भोला की। तो जैसे ये बड़ी बड़ी फिल्में जो सुपर डुपर हिट बची, पंचायत की भी हम बात करेंगे सर, इन करेक्टर अलग अलग थे जी, सबका एक रोल था जी। उनमें से अगर ये पूछा जाए आपसे कि कौन सा करेक्टर ऐसा था जो आपको सुकून देता है, तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा सर? देखिए सुकून वाली बात तुम थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं अभी तक, मुझे तो वो सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको जी कर आए हो, कहीं ना कहीं उनका कुछ एसेंस आपने लिया है। जैसे फर्जी में अगर आप देखो तो बिल्कुल नेगेटिव शेड है, जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरह का कैरेक्टर का एटीट्यूड है, वो बिल्कुल नेगेटिव शेड है। तो वो मैंने कभी प्ले नहीं किया था, तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो उसमें बहुत मज़ा आया। ऐसे ही अगर आप फिर एकदम से आ जाइए पंचायत पे, जिस तरह से पंचायत में कैरेक्टर है, बिल्कुल ही मान लीजिए कहीं कानपुर या ऐसी जगह का वो बंदा है जो पान खाता है, और वो जो जिस तरह से वो बात करते हैं, तो वो
एकदम डिफरेंट कैरेक्टर था मेरे लिए। तो अगर आप उनके शेड्स को देखो तो वो बहुत डिफरेंट शेड्स हैं दोनों ही। और इसके बीच में और दूसरी फिल्म में आ जाए, अगर आप भोला में आ जाएं तो भोला में एक पुलिस वाला जो डरपोक है, जी बिल्कुल, है ना, जो डरपोक है और लालची भी है, उसको पैसा भी चाहिए और पैसे के चक्कर में वो गलत काम भी कर रहा है। इवन मैं उसमें जो अजय सर को मैं चाकू मारने चला जाता हूँ बिकॉज ऑफ पैसा। तो उसमें डर और वो सब चीज़ें हैं। एक आपने एक और नाम लिया था किसी धारावी बैंक का। अब धारावी बैंक में जो है वो बिजनेसमैन है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो डरपोक होते हैं। और वो इवन मतलब उसको जब पकड़ा जाता है, जो उसकी उंगली काटी जाती है, वो सब चीज़ें, वो जो सीन्स है, तो मैंने कभी उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। तो वो आप मतलब अब देखो ना कि कितने तरह तरह के लोग हैं ये। एक बिजनेसमैन है, एक टाइकून है, मतलब डॉन जैसा एक आदमी, एक पुलिस वाला, एक ऐसा ऑफिसर जो मुंह में पान भर के घूम रहा है गांव में रेड मारने के लिए। तो मतलब ये बहुत कमाल की चीज़ है और आपको इस तरह के मौके मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो मुझे हर कैरेक्टर से प्यार है और मुझे जो मैं आगे भी करूँगा तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि मुझे कुछ अलग अलग करने का मौका मिले, जहाँ पे मैं अपने स्किल्स को थोड़ा सा और डिफाइन कर पाऊँ। अच्छा सर, जैसे पंचायत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पंचायत में जो आपका कैरेक्टर था, अच्छा मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है वो ये किया था कि उस सीन को राइटर ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, वो आपने देखा होगा, उसमें आपने इम्प्रोवाइज तो किया था कुछ ना कुछ। क्योंकि सर आपका जो एक एंगल था, कैमरा एंगल उठा, पैर से उठा, फिर ऊपर तक गया और ऊपर जाने पे आपका एक आता है पीक बढ़िया सी, उसके बाद मुंह पोंछने का तरीका, तो वो इम्प्रोवाइजिंग था या वो कैरेक्टर बाकायदा डिफाइन किया गया था? नहीं, मैं एक्चुअली क्या होता है जब ऑब्वियसली कि जब मेरे पास ये आया था तो मैंने इसके लिए भी ऑडिशन दिया था। इसके लिए भी ऑडिशन दिया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ इस बात को, जी जी, क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये बात नहीं पता। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 तीनों सीज़न में मुझे अप्रोच किया गया था किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चीज़ें डेवलप हुई। अब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब 4th सीज़न में फिर से एक बार आया। तो क्योंकि मैं खुद पंचायत लवर हूँ, तो मुझे लगा कि अगर आया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही आया होगा, तो लेट्स ट्राई समथिंग। तो देखते हैं कि कैसा कैरेक्टर है। वो पढ़ा गया तो पढ़ा तो लगा कि कुछ अपना इसमें देना ज़रूरी है, इनपुट। तो वो जो इनपुट वाली बात कही ना मैंने, तो मुझे लगता है जब मैं ऑडिशन भी करता हूँ ना तो मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरे को पसंद आ जाए। तो वो जो आपने कहा ना पोंछने वाली बात, दैट रुमाल निकालना, वो उस तरह से पोंछना, या बोलते हुए कुछ काम करना, या आपके पास लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो आंखों का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर पाऊँ उन देखने का, वो चीज़ें, तो वो अगर आप ऑडिशन भी देखोगे तो वहाँ भी दिखेंगी। और जो अगर एक्चुअली मैं हमने शूट किया उसमें तो दिखी है। अच्छा सर, जैसे ऑडिशन की बात हो रही है, आप मैं बार बार वो 2017 से कमबैक की बात बार बार इसलिए ला रहा हूँ सर, क्योंकि ऑडिशन में आप कुछ ना कुछ अलग तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो ऑडिशन भी जा रहे हैं और उसके बाद आपका जो कैरेक्टर निकल के आता है। अगर मैं जो बहुत ज़्यादा दर्शकों के बीच में मूवी गई हैं, वो 3, 4, 5 आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी हिट गई हैं, वो फर्जी भी गई है आपकी, जिसमें आपको बहुत नोटिस किया गया। उसके बाद धारावी बैंक में भी नोटिस किया गया, पंचायत भी आपकी बहुत ज़्यादा नोटिस की गई, भूला भी नोटिस की गई। तो सर ऑडिशन में ऐसा क्या आप अलग लेके आते हैं या ऐसा क्या करके आप भेज रहे हैं किसी को कि जिससे आपको पिक किया जा रहा है उस कैरेक्टर के लिए प्रॉपर, वो बताइए। क्योंकि न्यू कमर्स जो है ना सर, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं ऐसा करता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे अपकमिंग एक्टर्स हैं जो जिनको ऑडिशंस आते हैं, और जो एक्सपीरियंस एक्टर हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को, और वो समझते हैं कि जब हम ऑडिशन बना रहे हैं तो जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, जो उसका फील है, वो हम वैसा ही दे पाएँ कि जैसा वो एक्चुअल सीन में होना चाहिए। उसका कैमरा भी वैसे ही हम शूट कर पाएँ कि अगर कोई चलते हुए सीन है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी चलते हुए ही ऑडिशन बनाऊँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, बट हम ट्राई करते हैं। तो वो ट्राई करना, फिर जिस जगह पे हम सीन कर रहे हैं उस जगह की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो हम उसको इन करते हैं अपने ऑडिशन के साथ, उसको मर्ज करते हैं। अगर मैं कुर्सी पे हूँ तो मैं कुर्सी पे हाथ रख के खड़ा हूँ तो कुर्सी होनी चाहिए,
टेबल है तो टेबल दिखनी चाहिए, टेबल पे कोई सामान की ज़रूरत है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी इस तरह का कैरेक्टर जहाँ पे सामान हो सकता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो मेरे साथ हो। उससे क्या होता है, एक एम्बियंस, एक माहौल बनता है, और जो भी आपके ऑडिशन को देख रहे हैं, चाहे वो कास्टिंग वाले हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे एडीज़ हों, वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक्टर ने कुछ एफर्ट लिया है अपने कैरेक्टर के लिए। सिर्फ ये नहीं कि आपको लाइंस मिली और आपने एक पर्टिकुलर वॉल पे जाके कैमरे के आगे लाइट में जाके बोल दिया, तो चीज़ें वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं। तो आई थिंक वो अपकमिंग एक्टर्स की बहुत अच्छी चीज़ है, उनको करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आइडियल की मैंने बात की तो आपने गोविंदा जी का नाम लिया, ठीक है। गोविंदा जी की अगर फिल्में, काफ़ी फिल्में थी, 90 बहुत फिल्में उन्होंने की। अच्छा, उनकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात की जाए जो आपको टच करता है, वो कौन सा कैरेक्टर लगा आपको? देखिए, ऐसे कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे शोला और शबनम में था जी, तो उनके पास बहुत सारी शेड्स थे, तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है कि उनके पास वो कॉमेडी भी थी, वो ये यूथ में वो जो जब वो कॉलेज में होते हैं तो उनका वो वाला पार्ट भी था, एक उनका एक डिफरेंट पार्ट भी था जहाँ पे वो नेगेटिव दिखने लगते हैं लोगों को, जिस तरह से वो गुस्सा होते हैं, वो चीज़ें भी थी। तो ये इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं उसमें मज़ा आता है देखने में कि आपको एक ही फिल्म में एक डिफरेंट शेड देखने का मिलता है एक ही कैरेक्टर का, तो वही मज़ेदार है। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि हाँ। अच्छा सर, जैसे सर फिल्मों की बात तो, और उससे वैसे तो मतलब बहुत सारे रोल्स हैं। मैं अगर ऐसे बात करूँ तो मुझे पार्टनर्स वाला बहुत पसंद है, स्वर्ग वाला बहुत पसंद है, हाँ, है ना। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हीरो नंबर 1 हो या मतलब इस तरह की फिल्मों में आप सिर्फ उनको देखते रहो, यही इंजॉयमेंट है। जी सर, वो व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको आज भी देखते रहो तो भी मजा आता है देखने। अच्छा सर, फिल्मों की तो बहुत बातें आगे भी करते रहेंगे हम, फैमिली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। जैसे बिजनेस आप करना शुरू किए थे, आप फिल्म लाइन से एकदम से दूर हुए जी, ठीक है, उसमें फैमिली का कितना सपोर्ट था आपके साथ जब आप वापस कमबैक कर रहे थे, तब की बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। ये मतलब ऑलमोस्ट 14-15 की बात है, जब मेरा बिजनेस बिल्कुल ऑलमोस्ट डाउन था और लॉस हो चुके थे, ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैं शुरू करना चाह रहा था कि मैं बिज़नेस की तरफ ही जाऊँ, एक्चुअली तो बात यही है, लेकिन पैसे नहीं थे तो बिना पैसों के बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता। तो मेरे फादर का बिज़नेस चल रहा था, तो वो संभाल रहे थे चीज़ें अपनी, मेरा घर, और मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो गए थे, तो आपको जिम्मेदारी वैसे भी आपके ऊपर आ जाती है कि आपको चीज़ें संभालनी, आपको खुद करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे डेफिनेटली मेरी मॉम ने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने मेरा साथ दिया। मेरी वाइफ नीतू, जो कि मैं कहता हूँ कि मतलब उसने ही ज़्यादातर मुझे इस तरह से बोला कि जो काम तुम्हें आता है एटलीस्ट जो कि फ्री में हो सकता है वो तो ट्राई कर लो। बिल्कुल। तो तब मैंने नीतू को बस एक लाइन बोली थी कि यार अगर मैं यार वापस एक्टिंग में गया तो मैं कुछ और शायद नहीं कर पाऊंगा। बड़ा मुश्किल होता है, स्विच करना बहुत मुश्किल होता है कि आप एक काम में घुस रहे हो, उसको स्विच करके फिर दूसरे काम में जाओ, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं वो नहीं चाहता था, तो फिर उन्होंने डेफिनेटली बहुत साथ दिया। मतलब वो हालात मेरे ऐसे थे कि मैं साइकेट्रिस्ट तक चला गया था मुझे टीबी हो गई थी, मैं बहुत स्लिम हो गया था, जैसे अभी तो बहुत ठीक दिख रहा हूँ, बहुत पतला हो गया था मैं। तो बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, मतलब वो फेज़ बहुत ख़राब था, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो फेज़ भी निकला। अगर सर उस फेज़ की जैसे बात की, और घर वालों ने जो सपोर्ट किया उसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज हम बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, दिस इज हैपन। अच्छा सर, उस फेज़ की अगर बात की जाए, पर्टिकुलर शादी हो गई थी जी, बच्चे भी हो गए थे जी, उस समय सर सबसे ज़्यादा नीड होती पैसे की। हाँ। और आपको भी पता था जिस इंडस्ट्री में आप हाथ दोबारा आजमाने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एकदम से आपको सक्सेस नहीं करेगी। करेक्ट, ठीक है सर। तो उस समय आपको कितने ऑडिशन भेजने पड़े या देने पड़े, और उस समय भाभी का कितना सपोर्ट था कि हाँ तुम करते रहो, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये पार्ट मैंने अभी तक वैसे किसी भी जो भी मेरे अभी तक इंटरव्यू या पॉडकास्ट हुए उस पर मैंने नहीं बोला हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी वाइफ है वो MBA है बेसिकली फाइनेंस से, और
वो जब इस घर में मतलब मेरे से शादी हुई थी, वो चाहती थी कि मैं जॉब भी करूं, बट मेरा परिवार उस तरह से नहीं चाह रहा था कि बींगा बनिए वाली बहू परिवार की बहू नौकरी बजाए, तो नहीं चाहते थे, तो नहीं हुई। कोई बात नहीं, चीज़ें चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई तो तब उनको भी ये लगा कि अब बच्चे भी थोड़े संभल गए हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वाई नॉट कि मैं भी जॉब करूं। जॉब उनको मिली, वहाँ से उनकी जॉब की शुरुआत हुई और मेरी स्ट्रगल शुरू हुई फिल्म की तरफ। और मतलब यही मेन यही कारण था कि आपको वो सपोर्ट ऐसे मिला ज़्यादा वो कि एक सपोर्ट तो चाहिए था ना, कि कैसे होता चीज़ें, कैसे बनती हैं, कैसे खर्च चलना, खर्च कैसे चलता है या कुछ भी था। लेकिन खर्च पे मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, सच बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, ऐसा चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर उनका बिजनेस चल रहा था और उसकी वजह से हमारा घर आराम से मूव कर रहा था। प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि आप जब ऐसी एज पे खड़े हो जाके, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आपके पास तो कुछ होना चाहिए ना काम करने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी और वो नहीं है, तो कैसे होगा? नहीं सर, ये सवाल मैंने इसीलिए आपसे पूछा ना, मेरी पर्सनल भी फीलिंग है ना, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि OTT आने के बाद जी, जो नए एक्टर हैं या बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिनको मतलब काम नहीं मिल रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, उनको कितना फ़ायदा हुआ? OTT या यूट्यूब, दोनों की बात कर रहा हूँ सर। देखिए मुझे लगता है बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। और सिर्फ एक्टर्स को नहीं, मुझे लगता है कि राइटर्स को, जो कैमरा कर रहे हैं उनको, डायरेक्टर्स को, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनको सभी को फ़ायदा हुआ है, सभी को फ़ायदा हुआ है। और ये फ़ायदा अभी और आगे जाएगा। ये तो बहुत छोटा है, छोटी बात है जी। अगर सर एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है आपको जो लगता है कि अगर ये रोल मेरे को मिल जाता तो मैं इसको और बेटर कर सकता था? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं सर, लगता तो होगा ही जब आप कोई फिल्म देखते हैं, जैसे कि अगर ये कैरेक्टर मेरे को मिल जाता तो ये मैं बेटर कर सकता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं उस पर तो बना सकता हूँ कि अगर ये कैरेक्टर मैं करता तो मैं कैसे करता। हाँ, उस पर तो बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसको मैं बेटर कर सकता था, वो पॉइंट आउट करने की बात करें, तो वो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी एक्टर को पॉइंट आउट करने के लिए आप अपनी तरफ देखिए पहले कि आपने अभी तक क्या किया है। चलिए अच्छा यही बात कर लेते हैं सर कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा था कि जो आपको लग रहा था कि आप इसको मतलब किस तरह से उसको ढाल सकते थे? सच में मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर के बारे में सोचा ही नहीं है कभी। अगर कोई होता ऐसा तो मैं आपको इस बात का जवाब जरूर देता, पर मैंने कभी, क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं हर एक्टर को बहुत अच्छा समझता हूँ। जो भी आप स्क्रीन पर लोगों को देख रहे हैं, उनमें कोई खासियत है सर, बिल्कुल, वो इसीलिए स्क्रीन पर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर सर चैलेंजिंग की बात की जाए, मैं ही एक कैरेक्टर आपको बोलता हूँ। चैलेंजिंग वाली बात की तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, चैलेंजिंग की बात की जाए, जो पंचायत में बन राकस का कैरेक्टर था, ठीक है सर, ठीक है, वो बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। अगर उसमें हम आपको देखना चाहते तो आप किस तरह से उसको प्ले कर सकते थे? मुझे लगता है मैं बन राकस से अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि जितने फिट वो उसमें वो दिख रहे हैं, मैं नहीं दिखता। और प्रोबेबली अगर वन राकस जी से आप ये सवाल पूछोगे कि चुन्नू लाल आप कैसा करते, वो भी यही जवाब तो शायद वो भी आपको यही जवाब देंगे। ये तो कि जैसा उन्होंने किया वैसा मैं नहीं कर पाता। तो देखिए वाइस एंड वर्सा ये ऐसा होता ही है कि कोई कैरेक्टर किसी पे कितना फिट कर रहा है, कितना फिट हो रहा है, चाहे हम बम बहादुर का देखें, चाहे हम रिंकी का देखें, हम किसी और का भी देखें, वो कैसे उस पर फिट बैठ रहा है और कैसे वो दिख रहा है, वो उसी पे ही है। और लोग कैसे उसको पसंद कर रहे हैं। तो अगर वो सब कुछ मिल रहा है ना, तो वो उसी पे अच्छा लगेगा। आप कोई ताकत लगा लीजिए दुनिया की, अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा ही नहीं आएगा आपको देखने में। अच्छा सर, आपकी नज़र में इस सदी के आप महानायक किसको मानते हैं? इस सदी का दो कैरेक्टर में चलिए मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक अमिताभ बच्चन सर हैं और एक शाहरुख खान है। तो आप इस सदी का महानायक किसको मानते हैं? मैं तो अमित जी को मानता हूँ। इसमें कोई इफ और बट नहीं है।
इसमें कोई इफ़ और बट है ही नहीं, क्योंकि मैंने उनको, समझ लीजिए मैं पैदा होने के बाद मैंने जब फिल्में देखनी शुरू की हैं तो पहले कोई ऐसे एक्टर थे जिनको हम देख के हमने भाई ये तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, भाई कौन है ये, तो जब आपको होश आया तो आप अमित जी की फिल्में ही देखने से ही शुरू किया हमने। तो जब अब वहाँ से शुरू करके अब तक उनको काम करते हुए देख रहे हो और उनके साथ काम भी कर लिया आपने, तो मतलब ये तो फिर सोने पे सुहागा जैसी बात है ना। अब मैं कैसे ना कहूँ ये बात। अच्छा सर, एक बात बताइए, अमित सर की बात हो रही है, आपके पास जब उनके साथ काम के लिए ऑडिशन आपने दिया था, कॉल आया कि आपका उनके साथ है, हाँ, तब आपको फीलिंग अंदर की बताइएगा, और क्या फील हो रहा था उस समय कि यार इतना बड़ा ये। वो बहुत मज़ेदार किस्सा है। जी जी। मुंबई की एक कास्टिंग टीम है, एंटी कास्टिंग, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया जब ये फिल्म थी रनवे 34, और उसमें जो सीन अमित जी के साथ मैंने किया है वो, तो फिर हुआ ये कि जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि एक सीन है, और उस टाइम में मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट भी थी, तो मैंने कहा कि मैं ऑडिशन आपको कल भेज देता हूँ। बोले नहीं नहीं सर आज ही चाहिए। मैंने कहा अरे यार ऐसे क्यों फंसा रहे हो, तो मैंने कहा मेरी फ़्लाइट है अभी, मुझे निकलना है घर से और ये है वो है, तो बोले नहीं नहीं सर आप दे दो प्लीज़, छोटा सा ही है, एक सीन है। मैंने कहा एक सीन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना के भेज देता हूँ, और मैंने बना के भेज दिया। मैंने भेज दिया, मैं चला गया। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मुझे बोला, उनका फिर फ़ोन आया वापस से कि आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं और वो आपको फाइनल करने के लिए बोल रहा है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा और क्या है इसमें, क्या क्या है, जैसे वो मैं पूछने लगा। बोले सर ये तो एक ही सीन है और कोई सीन ही नहीं है। मैंने बोला आपने मुझसे एक सीन के लिए ऑडिशन करा लिया, कुछ तो बताते कि सर ये कैरेक्टर थोड़ा है, 4-5 सीन करेंगे, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं आपने। बोले नहीं नहीं सर एक ही सीन है। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया, तो कहने लगे सर वो सीन लेकिन अमित जी के साथ है। मैं कहा है मैं कहा जो लाइन आपको सबसे पहले बतानी थी वही सबसे लास्ट में बता रहे हो आप। तो मैंने कहा हाँ अरे आई एम रेडी, मैं करूँगा बस। तो फिर वहाँ पे अरे मैंने कहा अब तो आप पैसे वैसे दो मत दो, मैं कर रहा हूँ। और सर ऐड वाला जो आपने किया था, ऐड वाला तो मुझे चांस की बात है कि जब ऑडिशन हुआ तो मुझे उस वक्त पता चल गया था कि सर हैं उसमें, और मैंने ऑडिशन दिया और चांस की बात है मेरा चांस लग गया। और जब मैं उनसे दोबारा मिला तो मुझे बस उनको सिर्फ कहना पड़ा कि सर मैंने पहले भी आपके साथ काम किया, और वो फिल्म थी ये। अच्छा सर, जैसे अमित सर के साथ जब आप काम कर रहे थे जी, और नॉर्मल किसी एक्टर के साथ काम करते हैं जी, तो इतना ज़्यादा घबराहट नहीं होती है, जी, लेकिन जब उस समय लाइन आप बोल रहे थे या जो पार्ट आपका था वो निभा रहे थे, मैं वो फीलिंग बिल्कुल आपके फेस से जानना चाहता हूँ कि वो क्या आ रही थी अंदर से बिल्कुल। देखिए जब मैं उनके साथ फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो जब वो आए और जब बैठे तो उनसे नमस्ते हुई सिंपल। मैं हालांकि मैं अनायास ही पैर छूने चला गया था उनके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं नहीं अरे खुरदार नहीं, बस ठीक है। तो मैं कहा नमस्ते हो गई। तो फिर हम रिहर्सल पे जब हमारा सीन स्टार्ट होना था, जहाँ पे हम जिस टेबल पे हम शूट कर रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे चेयर पे, और देन उन्होंने ही कहा कि रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने सीन पढ़ना शुरू किया, मैंने किया, फिर उन्होंने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा। तो 3-4 बार 5 बार हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया कि हमें क्या करना चाहिए उस सीन में, क्या क्या हो सकता है। तो वो किया, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है चीज़ें कि आप फिर एक सीन को आप बना चुके हो तो आपको पता होता है। अब आपने बात की थी नर्वस होने की, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था कि भैया मैं कोई लाइन ना भूल जाऊँ, कोई ऐसा ना हो जाए कि भैया मुझे डांट पड़ जाए या मुझे निकाल ही दें कि भैया तुम तो किसी काम के नहीं हो, निकलो बाहर, तुमसे नहीं हो पाएगा ये। वो भी चीज़ें थी, तो वो सब माइंड में आपके चल रहा है। भगवान अच्छा करा देना, भगवान अच्छा सीन निकलवा देना, बढ़िया करा देना प्लीज़। तो वो और डायलॉग भी मैं रट रहा हूँ कि भाई कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूँ। वो सब चीज़ें एक साथ चल रही है। और उनको जब मैं देखा पहली बार और उनके साथ जब मेरी रिहर्सल शुरू हुई थी, तो मैं, आप सोचो कि वो तो लाइन पढ़ रहे हैं और मैं शोले के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सुहाग सोच रहा हूँ, मैं मर्द सोच रहा हूँ, मैं नमक हलाल सोच रहा हूँ, मैं नमक हराम सोच रहा हूँ, कालिया सोच रहा हूँ मैं। मतलब मेरे माइंड में पिक्चरें फ्लैशेस हो रहे हैं। मतलब मेरे वो जो कैरेक्टर्स हैं ना उनके,
पर्टिकुलर मर्द के और ये वो शराबी, मैं वो फ्लैश कर रहे हैं मेरे माइंड में यहाँ पे। उधर से मतलब सीन पे हम वैसे मैं रिहर्सल भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उनको ऐसी चोरी से आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे वो फिर वहाँ से वो उनके वो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐसे ऐसे दिमाग में घुस रहे हैं। यही फीलिंग सर अभी आ रही है मेरे को आपके साथ बैठने पे। सच बता रहा हूँ सर कि मैं पॉडकास्ट जरूर आपका ले रहा हूँ, पूरे वो कैरेक्टर जितने हैं ना वो सर घूम रहे हैं यहाँ पे दिमाग में कि ये डायलॉग तो यहाँ पे ये बोला जा रहा था, यहाँ पे ये बोला जा रहा था। चलिए अच्छा वापस पॉडकास्ट पे आते हैं सर। अच्छा कभी आपको ऐसा लगा कि कोई आपने ऑडिशन दिया जी, और आपको अंदर से वो ऑडिशन आपका सब कुछ उन्होंने तारीफ भी की कि हाँ यार तुम्हारा ऑडिशन तो अच्छा है, पसंद आ रहा है लोगों को और ये कैरेक्टर तुमको मिल जाएगा, और उसके बाद वो कैरेक्टर आपको नहीं मिला हो, और उसके बाद कहीं ये फीलिंग आई हो हाँ, कि अगर कानपुर की लैंग्वेज में हम आपसे पूछें कि यार यहाँ जुगाड़ होता तो ये सेट हो जाता अपने से, तो वो वाला कहीं फीलिंग आई हो? नहीं, ये फीलिंग मुझे कभी नहीं आई कि जुगाड़ होता है तो फिट हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि वो आपके फेस, आपके टैलेंट पे ही काम करेगी। जी। सिर्फ आप किसी के भाई भतीजे हो या आप किसी के रिश्तेदार हो, आप किसी के दोस्त हो और आपको हाथ पकड़ के खींच लिया जाएगा, वो नहीं होने वाला। क्योंकि अल्टीमेटली सामने टैलेंट ही आना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने बात की ऑडिशंस की, तो मैं अब तक हज़ारों ऑडिशंस दे चुका हूँ। ये तो है नहीं कि मैंने हर ऑडिशन पे मैंने बैंग ऑन ले लिया। मतलब मैंने 10-12 ऑडिशन दिए तो उसमें से एक मैंने शूट किया, ऐसा ही हुआ होगा ना। तो आप ये मान के चलो कि कितने ऑडिशन मैं दे चुका हूँ, उसका एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ और मुझे पता है कि अब ऑडिशन बनाते हुए मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑडिशन में कोई मिस नहीं करता था पहले भी और अब भी। आज भी मेरे पास कोई ऑडिशन आया हुआ है तो वो मैं मिस नहीं करूँगा, मुझे देना ही देना है, क्योंकि मेरे वो काम का हिस्सा है और उसको मैंने अपना काम समझा है। मैंने ऐसे नहीं समझा कि अरे यार ये अभी तक ऑडिशन ही मंगा रहे हैं, क्यों मंगा रहे हैं, अब इसका काम तो है देख लो। ऐसा नहीं है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस एक्टर से सीन मंगाना है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे, वो कैसा करेंगे, इसमें क्या दिखेंगे, तो मेरे लिए तो अच्छा पार्ट है वो कि मैं फिर अपना मतलब मैं बिना सेट पे जाए, बिना कोई शूट किए आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा कैलिबर क्या हो सकता है। तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। और दूसरी बात कि जब आप ऑडिशन देते हो तो आप ये सोच के नहीं देते कि इसमें मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आपका वो काम है, आप दोगे। कई बार चीज़ें होती हैं कि वैसी नहीं होती, लोगों को समझ में नहीं आती, उनको लगता है ये कैरेक्टर में फिट नहीं है इसलिए नहीं हो पाती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कॉल भी आता है कि सर आपको शॉर्टलिस्ट किया है उन्होंने, वो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं अभी, और तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है आपने ऑडिशन दे दिया, उनको अच्छा भी लगा है, बट शायद कहीं आपके चांसेस 50-50 हैं, बिकॉज कि और एक्टर्स भी अपने उनसे ऑडिशंस मंगाए गए होंगे, वो उनको भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपने जो किया उससे अच्छा किसी और ने कुछ किया। या कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक्टिंग पार्ट नहीं होता, कई बार आपकी शक्ल ज़्यादा सूट कर रही है, मेरी नहीं कर रही, तो वो भी हो सकता है। तो ये इसमें मिक्स है चीज़ें थोड़ी, और वो सिर्फ एक बात पे नहीं हो सकता कि सिर्फ कि आपको ऑडिशन अच्छा आपने बना के भेज दिया तो इसलिए, तो वो वजह तो नहीं हो सकती। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं नहीं बिल्कुल सर। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आने वाली फिल्मों की अगर आपकी बात की जाए, आप अपने आप को बड़े पर्दे पर अगर मान लीजिए कोई रोमांटिक फिल्म आपको मिलती है, जो कि बहुत मुश्किल है, नहीं मान लीजिए सर मिलती है, क्यों सर, राजपाल सर को जब मिल सकती है तो आपको भी तो मिल सकती है ना सर? सर बिल्कुल मिल सकती है सर। तो अगर रोमांटिक सीन आपसे करवाया जाए, आपने सब कुछ कर लिया है जी, आपने एक निगेटिव कैरेक्टर भी कर लिया है, आपने एक पुलिस वाले का भी रोल कर लिया, आपने एक व्यापारी का भी रोल कर लिया, अगर रोमांटिक सीन कोई आपसे बड़े पर्दे पे करवाया जाता है तो वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा? हाँ यार, मतलब ये थोड़ा शायद चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया और इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। पर हाँ, ये मुश्किल तो होगा यार, ये अभी समझ में आ रहा है। अब आपने सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब ऐसे ही दे पा रहा हूँ, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि अगर हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट लेकिन अंदर से आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, होगा, फिर कुछ तो आएगा। अच्छा सर एक चीज़ मैंने नोटिस की है आपसे बात करते करते, ज्योतिष शास्त्र पे आप बहुत बिलीव करते हैं?
बिकॉज ऑफ ये बिकॉज एंड ऑल। ऑफ बहुत कुछ। देखिए मेरा फेथ है, बिल्कुल है कि जैसे आप देख रहे हैं कि उधर मंदिर है मेरे घर में, और रोज पूजा भी होती है और सब चीज़ें होती हैं, तो मेरा फेथ डेफिनेटली है, तो मैं मानता हूँ, तो इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि अच्छा, आप अच्छा समय और ख़राब समय मान के चलते हैं थोड़ा बहुत कि होता है कि हाँ। होता है आपकी लाइफ में वो, और मैं तो देखा ही है ना मैंने, तो मैं तो उसको महसूस ही कर रहा हूँ ना। 2015-16 में मैंने क्या ये सोचा था कि मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ बिल्कुल नहीं। या कोई मुझसे इंटरव्यू ले रहा होगा? मैंने नहीं सोचा था। क्या मैंने ये सोचा था कि मैं पंचायत करूंगा या मैंने ये सोचा था मैं अमित जी के साथ काम कर लूंगा? मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे आज ये महसूस होता है कि आपको सोचना चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि वो जो कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना चाहिए चीज़ों को, कि जब आप सोचते हो तो ही चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो फिर चीज़ें बनती हैं। तो हो सकता है कि जो पंचायत 1, 2, 3 ऑडिशंस हुए लेकिन नहीं हुआ, लेकिन 4th में नंबर लग गया ना, तो कह नहीं सकते। तो मेरा थोड़ा सा तो फेथ है। अच्छा सर, वापस पंचायत पे ही आते हैं। पंचायत में जो प्रधान जी का कैरेक्टर था जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ आपके सीन थे जी। तो उस समय देखिए जो उस समय के एक्टर हैं वहाँ उस फिल्म की अगर बात की जाए पर्टिकुलर, तो पहला चचा का सर जो फैजल सर हमारे रोल निभा रहे हैं, विनोद पाठक सर हैं, हाँ पाठक सर हैं जो, वो भी जो कैरेक्टर कर रहे हैं, वो सब एक अपने आप में एक बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं। उनके बीच में आपका एक इम्पैक्ट छोड़ जाना, आपको जब आप फिल्म शूट कर रहे थे तो आपको लगा था कि ये इम्पैक्ट छोड़ेगा ही छोड़ेगा? मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि मैंने ना अपना काम बस उतनी सच्चाई से किया है कि लोगों को अच्छा लगे। अगर मैं जो भी कर रहा हूं ना वो लोगों को पसंद आए, लोग तारीफ करें। मेरा जो मोटिव है किसी चीज़ को करने का वो यही है कि एटलीस्ट वो रिकग्निशन मिले आपको कि आपने ये प्ले किया तो वो अच्छा था। तो मैंने अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से किए, और शायद यही वजह है कि वो इतना अच्छा निकल कर आ गया और लोगों को भी समझ में आया कि ये कोई है भैया, ये इसको भी देख लो। अच्छा सर, फैजल सर की बात कर रहे हैं हम आपसे। हाँ। फैजल सर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी शायद दिल्ली में ही थे। जी अभी दिल्ली कुछ दिन थे, लेकिन मैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं कहीं और था, वो बाई चांस मैं बॉम्बे में था, वो दिल्ली में थे। लेकिन फैजल भाई के साथ मैं इसमें तो मिला ही हूँ, बट उससे पहले भी एक फिल्म में हम लोग काम कर चुके हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की है उनके बारे में भी कि उनकी भी कहानी कुछ आपसे मिलती जुलती है, बीच में उन्होंने भी ब्रेक ले लिया था हाँ, गैंग ऑफ वासेपुर के बाद। वो भी काम नहीं कर रहे थे, वो भी प्रोडक्शन देख रहे थे, वो सहारा में काम कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं बताया ना कि उनके साथ मैंने एक फिल्म में अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक फिल्म की थी, तो वो भी थे उसमें और मैं भी था, तो काफ़ी दिन उसमें साथ में रहे हैं, और उस दौरान हमारी बहुत बातें हुई हैं। तो इस वजह से उनसे एक खास लगाव है मेरा, बिल्कुल है। अच्छा सर, चलते चलते एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। जी। जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में, ठीक है, तो खुद को आप रिलैक्स कैसे करते हो? देखिए, रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। जी। पूजा कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। और मैं आपको सच बताऊं, मैं थोड़ा मतलब अब जो मेरा रुझान है वो शिव भक्ति की तरफ भी है, तो मैं उनके भजन बहुत सुनता हूँ। मैं बहुत भजन सुनता हूँ उनके, और मेरे मतलब बहुत मुझे वो सुकून देते हैं। तो उसमें जब भी मेरे को कभी स्ट्रेस हुआ है ना, तो मैंने देखा है कि मैंने हमेशा ना शिव जी के भजन चलाए हैं। आज आपने पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हालांकि मुझसे ये सवाल किसी ने पूछा नहीं ऐसे। नहीं सर, हम तो वो पूछते हैं जो नहीं किसी ने पूछा मतलब होगा। ये किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि अगर कभी स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो। तो कुछ लोगों को अलग अलग होता है, जैसे कुछ लोग शायद घूमने चले जाते होंगे, कुछ लोग मैं कुछ खाऊंगा तो मजा शाम की बैठक भी लगा शाम की बैठक लगाएंगे, कुछ होगा, या फिर हम दोस्त यारों से मिलेंगे तब कुछ होगा, तभी चीज़ें बदलेगी। लेकिन मेरे साथ शायद ऐसा होता है कि मैं शायद भजन सुनता हूँ यार, वो अलग चीज़ है, ताकत देती तो मुझे है। वो पता, हाँ वो मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ भी देती है
मुझे लगता है कि जैसे आपको लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था, तो वो कभी भी आपके लिए वो जो नेगेटिव थॉट आपके उस पर भारी हो रहे होते हैं, वो उसको हटा देता है भाई, बिल्कुल हटा देता है। और फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर आप सोचते हो जो कर रहा है भगवान तू ही कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। और अभी तक मैं ये सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अपन कुछ नहीं कर रहे भैया, सब वही करा रहा है। सब वही कर रहा है, वही जानता है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम करने वाले कौन? बिल्कुल सही बात है सर। करने वाला वही है, वही करवा रहा है जो करवा रहा है। और आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, वो भी उसी का हुक्म है तो हो पा रहा है। नहीं सर वो तो अच्छा। सर लास्ट में चलते चलते एक बस आपसे मैसेज और लेना चाहेंगे, जो नए एक्टर आ रहे हैं जी, आपको 10 साल हो गया सर इंडस्ट्री में, करीब करीब, जो नए एक्टर आ रहे हैं ऑडिशन दे रहे हैं जी। तो उनके लिए एक लास्ट मैसेज दे दीजिए आप कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप में संयम बना के रखें या वो किस दिशा में मेहनत करें कि वो सक्सेस हो जाए। देखिए जो भी नए लोग हैं आने वाले, उनके लिए तो यही मैसेज है कि अपने काम पे फोकस करें, अपने काम पे मतलब अपने क्राफ्ट पे काम करें। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो गुणी लोग हैं, उनके साथ रहें, उनकी चीज़ों को, बारीकियों को समझें उनसे कि एक्टिंग में और क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकती हैं। थिएटर ज़रूर करें, थिएटर आपको बहुत हेल्प करता है। थिएटर का एक्सपीरियंस हमेशा काम आएगा आपके निजी ज़िंदगी में भी और आपकी फील्ड में भी। मैं निजी ज़िंदगी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब आप थिएटर करते हो तो थिएटर में ना एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि जब हम रिहर्सल पे बैठते हैं तो हम कुर्सियों पे या सोफे पे नहीं बैठते, हम ज़मीन में बैठते हैं। तो थिएटर आपको ज़मीन से जुड़ना सिखाता है, ज़मीन से जुड़ना सिखाता है, मतलब आपको वो एटिकेट्स भी देता है, गुरु के पैर भी छुआता है वो आपसे। तो वो ख़ास बात है थिएटर की। तो वो आपको पर्सनल भी फ़ायदा देगा और प्रोफेशनली भी फ़ायदा देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और मेहनत करें, किसी शॉर्टकट पे ना जाएं कि कोई होता है ना कि अरे आज इनसे संबंध बना लेते हैं तो शायद काम कुछ हो मेरा जाएगा। कल्याण हो जाएगा। वैसा नहीं होगा भाई, नहीं हो पाएगा। वो आपको रेफर कर सकते हैं, किसी को रेफर जरूर कर सकते हैं कि भाई हमारे छोटे भाई इनको देख लीजिएगा, लेकिन काम तो आपके उसके टैलेंट पे ही मिलेगा ना। वो इसलिए तो नहीं रख लेंगे कि आप उनके भाई हैं, इसलिए सिर्फ नहीं होगा काम तो यही होगा ना कि आपको काम आना तो चाहिए। तो उसी पे आप अगर फोकस करेंगे तो काम तो मिल ही जाएगा भाई फिर, लेकिन टाइम लगेगा, समय लगेगा और पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। ये खास बात। सच बता रहा हूँ सर, पॉडकास्ट लोगों को कैसा लगेगा मेरे को नहीं पता। हाँ मुझे सच बता रहे हैं आपके साथ जो ये बातचीत हुई ना, जी, मुझे कहीं भी ये फील नहीं आ रहा कि मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप इंटरव्यू दे रहे हैं। बाकी आपको जैसा पॉडकास्ट लगा हो आप लाइक करिए, शेयर करिए।